नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीए वाला क्लासेस में। दोस्तों, आज हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के मॉडल पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। हमने पहली वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया, जो कि आपने देखा होगा। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। इस पे हिंदी के मॉडल पेपर का नाम है हिंदी काव्य। फ्रेंड्स, अगर आप बीए में हैं और आपका सेमेस्टर अगर फर्स्ट है तो आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया होगा। हिंदी सब्जेक्ट अगर लिया है तो उसमें हिंदी काव्य जो होता है, ये पेपर पढ़ना होता है आपको। इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है, इसलिए हमने इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की है, जो कि बारीकी से हम समझाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पेपर होता है 2 आवर्स का होता है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 75 मार्क्स होते हैं। 30 नंबर जो होते हैं वो कॉलेज तरफ से प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका पेपर पूरा होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। आइए चलिए बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम पेपर को पढ़ते हैं, उसके बाद में इस पेपर में दिए गए क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं उनको हमने इस वीडियो में ही समाहित किया है जस्ट नीचे। तो पहले क्वेश्चन पेपर को हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इनके आंसरों को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसमें निर्देश में दिया है। इसमें कह रहा है यह प्रश्न 3 खंडों में विभक्त है। प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अंक अनेक सम्मुख अंकित है। मतलब ये प्रश्न पत्र जो दिया हुआ है 3 खंडों में विभक्त है। प्रश्नों के उत्तर जो है निर्देशानुसार पढ़ के देना है। प्रश्नों के निर्धारित अंक जो है उसके क्वेश्चन के सामने लिखे हुए हैं। तो खंड आ जो है इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न जो हो दिए होते हैं। खंड जो आ होता है आपका ये पेपर में, ये लघुत्तरीय प्रश्न इसमें दिए होते हैं। तो इसमें जो निर्देश दिया हुआ है, इसमें कह रहा है इस खंड में मात्र एक प्रश्न है जिसके कुल 10 भाग हैं। इस खंड में मात्र एक प्रश्न है और जिसके भाग 10 हैं। प्रत्येक का उत्तर देना। सभी उत्तर 3-3 नंबर के हैं। प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। ये फ्रेंड्स कह रहा है खंड आ में। उसके बाद में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन जो खंड एक नंबर का जो खंड ए है, खंड आ है, खंड जो आ है उसका 1 नंबर के 10 खंड दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 इसमें दिया हुआ है, ये जॉर्ज गैरिसन के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम लिखिए, ये इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आदिकाल के 2 रासो ग्रंथों एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को कितने भागों में विभाजित किया है, नामोल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, ये मॉडल पेपर अगर आप एक सिंगल देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको और अनेक मॉडल पेपर को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी से आपका पेपर सॉल्व होने वाला है। फॉर्मेट पता चल जाएगा और इसी टाइप का पेपर हर साल बनता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना गया है, कि इन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, तुलसीदास की 4 प्रामाणिक रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा प्रणीत 3 ग्रंथों का नामोल्लेख कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है फ्रेंड्स, भारतेंदु युगीन काव्य की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु युगीन काव्य की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है फ्रेंड्स, कमायनी में कह रहा है, कमायनी में मनु, श्रद्धा तथा झंडा किसके प्रतीक हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कवि धूमिल का पूरा नाम बताइए तथा यह भी बताइए कि धूमिल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर, ये पूरे 10 क्वेश्चन थे।
फ्रेंड्स। इसके बाद में खंड बा आ जाता है। खंड बा जो है, खंड बा दिया हुआ है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। खंड बा में जो होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो निर्देश दिया हुआ है, इस निर्देश में कह रहा है इस खंड में कुल 7 प्रश्न हैं। मतलब इस खंड में जो खंड बा जो है, इसमें कुल 7 प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 2 एवं 3 अनिवार्य है। इसमें यह भी कह रहा है प्रश्न संख्या जो 2 और 3 है ये अनिवार्य है, इन दोनों को करना ही करना है। और जो व्याख्यात्मक है, शेष सभी प्रश्न समीक्षात्मक हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का हल करना है तथा इस तरह खंड के कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। मतलब 6 क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन को करना है और 4 क्वेश्चनों को 150 शब्दों में करना है। ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 24 नंबर पक्के हो जाएंगे खंडवा में। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का है, वो 4 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। उसके बाद में अगला देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है अधोलिखित काव्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। अधोलिखित काव्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने रैन भयऊ चौदेश। चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोय, इह मारे करतार के रन पिछोए होय। फ्रेंड्स, ये इसमें प्रसंग काव्यांश में दिया हुआ है, जो इसकी व्याख्या करना है। उसके बाद में अथवा में दिया हुआ है आयो घोष बड़ो व्यापारी, खेप लाद गुरु ज्ञान योग की ब्रज में अन उतारी। फाटक दय के आटक मांगत, भोरो निपट सुधारी। धुरु ही तय खाटो गयो है, लिए फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसो कौन अनारी। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, अपनो दूध छाड़ को पीवे, खार कूप को बारी। उधो जहु सवार यहाँ तय, बेख गहर जल लावे। मुँह मांग्यो पाहो सूरज, प्रभु सहुई अनि दिखावे। फ्रेंड्स, ये पैसेज दिया हुआ है अथवा में। अगर आप फर्स्ट वाला नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में दिया हुआ है, आप इसको भी इसकी व्याख्या लिख के आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें भी पैसेज दिया हुआ है। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास। विधुर उर के से मृद उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते स्वच्छवास। ना जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद में अथवा में दिया हुआ है मूल गलती आज बैठी है, मूल गलती आज बैठी है। जिरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। आंखें झलकती हैं नुकी तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें। उसके बाद में बेजुआ बेबस सलाम में, अनगिनत खम्भों में मेहराबो थमे, दरबारे आम में। फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है। उसके बाद में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है विद्यापति कवि कौन, विद्यापति भक्त कवि हैं, यह श्रृंगारी विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कबीर भक्त तो थे ही, समाज सुधारक भी थे, सुधारण विवेचना कीजिए। ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था बिहारी ने कागर में सागर भर दिया है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 फिर दिया हुआ है फ्रेंड्स, श्रद्धा सर्ग के आधार पर प्रसाद की व्याख्या, काव्य भाषा का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में यह दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ये पूछा गया था। उसके बाद में खंड सा आ जाता है। खंड सा जो दिया हुआ है,
खंड 7 जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 450 शब्दों में लिखने होते हैं, और इसमें दो 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 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 से 5, और 2 ही क्वेश्चन को करने होते हैं 450 शब्दों में। तो चलिए इसका निर्देश पढ़ते हैं, उसके बाद में इसमें कुछ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम रीड करते हैं। निर्देश दिया हुआ है, इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं फ्रेंड्स, अभी हमने जो बताया, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक का उत्तर लगभग 450 शब्दों में देना चाहिए। प्रत्येक उत्तर के लिए 10 से 1/2 अंक निर्धारित हैं। फ्रेंड्स ये कहा गया है 2 उत्तर करना है, उसके बाद में 10 से ही 1/2, इसके नंबर 21 हो जाएंगे पूरे ऐड करके, 2 ही करने हैं इसमें। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन जो दिए हुए हैं फ्रेंड्स ये पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है, आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, क्या इसे वीरगाथा काल कहना उचित है, ये पूछा गया था फ्रेंड्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ था, इसमें पूछा गया था छायावाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स ये पूछा गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ था, तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, सुमित्रानंदन पंत के प्रकृत चित्रण की 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे खंड 7 में। ये पूरा जो पेपर था ये आपके हिंदी में आता है। उसके बाद में इनके अब क्वेश्चनों को करना हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ था फ्रेंड्स, इसका उत्तर जो है ये है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था, जॉर्ज गैरिसन के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम लिखिए। फ्रेंड्स ये पूछा था, इसको आपको 50 शब्दों में आंसर को देना था। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन के आंसर को हम सॉल्व करते हैं। जॉर्ज गैरिसन द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न क्विल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इसका जो प्रकाशन हुआ था फ्रेंड्स, इसका प्रकाशन जो हुआ था, प्रकाशन वर्ष जो है 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था यह। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में महत्व, इसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी प्रयासों में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका उत्तर ये पूरा हो जाएगा और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ था, इसमें पूछा था आदिकाल के 2 रासो ग्रंथों एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। आदिकाल के 2 रासो ग्रंथों एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए, ये पूछा गया था। उसके बाद में इसमें दिया हुआ था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा भक्तिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, नामोल्लेख कीजिए, ये पूछा गया था। उसके बाद में दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 4, छायावाद की प्रमुख कवि चतुष्टयी का नाम एवं उनके 2 कृतियों का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद में 5 नंबर दिया हुआ था, इसमें पूछा था प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना जाता है, किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ था, तुलसीदास की 4 प्रामाणिक रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ था फ्रेंड्स, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा प्रणीत 3 ग्रंथों का नामोल्लेख कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ था फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ था, इसमें पूछा था भारतेंदु योगीन काव्य की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कामायनी में मनु श्रद्धा तथा झंडा किसके प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि धूमिल का पूरा नाम बताइए तथा यह भी बताइए कि धूमिल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ था उसके आंसर को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, इसमें आदिकाल के रासो ग्रंथों के बारे में पूछा था। आदिकाल के रासो ग्रंथ जो हैं इसमें ये हैं, आदिकाल जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, के 2 प्रमुख रासो ग्रंथों और उनके लेखकों के नाम निम्नलिखित हैं।
आदिकाल के दो प्रमुख रासो ग्रंथ एवं उनके लेखकों के नाम जो हैं, एक जो दिया हुआ है इसमें, एक है जो पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक जो हैं चंद्रप्रदाही हैं। दूसरा जो है बीसल देव रासो हैं, इसके लेखक नरपत नाल हैं। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त जानकारी जो दी हुई है इसमें, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, इस काल के अन्य महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ में परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित और खुमान रासो दलपत विजय द्वारा रचित शामिल है। उसके बाद में फ्रेंड्स, रासो काव्य परंपरा मुख्य रूप से राजाओं की वीरता, युद्धों और शौर्य के अतिशयोक्त वर्णन के लिए जानी जाती है। फ्रेंड्स, इतना अगर आप लिख देते हैं 50 शब्दों में बना के, तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो है ये भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। भाग 1 के खंड आ के भाग 1 के तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें दिया हुआ था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया, नाम उल्लेख कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को जो वो 4 भागों में विभाजित किया था। भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को मुख्य रूप से 2 धाराओं में विभाजित किया। एक जो दिया हुआ था निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा जो है सगुण भक्ति धारा। फ्रेंड्स, ये था इसमें। उसके बाद में इन दोनों धाराओं में 2-2 उपधाराओं या शाखाओं में बांटा गया, जिससे कुल 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? इसमें एक निर्गुण भक्ति धारा की 2 शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्रय, दूसरा प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय क्या है? जिसे संत काव्य भी कहते हैं, मुख्य कवि कबीरदास हैं। प्रेमाश्रय जिसे सूफी काव्य भी कहते हैं, मुख्य कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ था, सगुण काव्यधारा की 2 शाखाएं हैं, एक जो है राम भक्ति, दूसरी जो है कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति में कवि सूरदास हैं। मुख्य कवि जो हैं सूरदास हैं। फ्रेंड्स, इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4 दिया हुआ था। 4 में पूछा गया था, छायावादी कवि चतुष्टयी के नाम की 2 प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं, ये पूछा था। तो इसमें की कृतियाँ जो निम्नलिखित हैं, नंबर 1 जयशंकर प्रसाद है। कृतियाँ इसकी हैं कामायनी, लहर, झरना, आंसू। उसके बाद दूसरी दी हुई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो कृतियाँ हैं, इनकी अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये तो इनकी रचनाएं दी हुई थी। फ्रेंड्स, ये रचनाएं जरूर याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कभी कभी 2-2, 3-3 नंबरों में ये लेखकों की रचनाएं पूछ लेता है। उसके बाद में तीसरे लेखक जो थे सुमित्रानंदन पंत थे। इनकी जो रचनाएं दी हुई थी पल्लव, वीणा, गुंजन, ग्रंथि, ये इनकी रचनाएं थी। उसके बाद में चौथे पॉइंट में देखेंगे चौथे लेखकों को, ये जो महादेवी वर्मा है। कृतियाँ निहार, रस्म, नीरजा, संध्या गीत, इनका संकलन यामा में है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, छायावादी हिंदी साहित्य का वह महत्वपूर्ण काल है जिसमें कवियों ने प्रकृति, प्रेम और व्यक्तिगत अनुभूतियों को प्रमुखता दी। प्रगतिवाद। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ था फ्रेंड, प्रगतिवाद के बारे में पूछा था। प्रगतिवाद को इंग्लिश में प्रोग्रेसिविज्म कहते हैं। प्रगतिवाद का समय और विशेषताएं। इसका समय जो है फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ था, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का समय मुख्य रूप से 1936 से 1943 ईस्वी तक माना गया है। प्रगतिवाद का जो समय है मुख्य रूप से 1936 से 1943 ईस्वी तक माना गया है। इसकी शुरुआत 1936 में लखनऊ में हुए प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से मानी जाती है। उसके बाद में आगे फ्रेंड, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। जिसकी अध्यक्षता जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, इसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं।
इनकी विशेषताएं जो हैं फ्रेंड्स, विशेषताओं को देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य की दो प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। विशेषता एक जो दी हुई है, इसमें शोषित की पीड़ा का चित्रण और शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह। इस काल के कवियों ने समाज के दबे कुचले मजदूर और किसान वर्ग की दयनीय स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है और इनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने पूंजीपतियों और शोषकों के प्रति तीव्र आक्रोश और विद्रोह का स्वर बुलंद किया है। फ्रेंड्स, इसकी जो एक विशेषता है ये है, उसमें विशेषता जो दो है, इसमें रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स इसके आंसर को देखते हैं। प्रगतिवादी कवि प्राचीन जर्जर मान्यताओं, रूढ़ियों, भाग्यवादिता और अंधविश्वासों के घोर विरोधी थे। वे ईश्वर और धर्म को प्रगति मार्ग में बाधक मानते थे और मानव शक्ति एवं सामाजिक यथार्थ में विश्वास रखते थे। फ्रेंड्स, इतना अगर लिख देंगे तो आपका आंसर ही पूरा हो जाएगा। प्रगतिवाद में यही दो विशेषताएं जो हैं। प्रगतिवाद का जो काल है वो 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा तुलसीदास की चार प्रामाणिक रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तुलसीदास की 4 प्रामाणिक रचनाएं निम्नलिखित हैं। एक है रामचरितमानस, दूसरी है विनय पत्रिका, तीसरी है कवितावली, चौथी है दोहावली। तुलसीदास जी ने कुल 12 प्रामाणिक ग्रंथ लिखे माने जाते हैं। इनमें से प्रमुख 4 रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी पहली जो रचना है श्री रामचरितमानस। यह तुलसीदास जी की सबसे प्रमुख रचना है जो अवधी भाषा में लिखी गई है। दूसरी रचना जो दी हुई है फ्रेंड्स, ये विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान राम के चरित्र में स्तुति की गई है। तीसरी रचना है फ्रेंड्स, रचना जो तीसरी इसमें दी हुई थी, ये कवितावली थी। कवितावली यह ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है जिसमें कवित्व और सवैये छंदों का प्रयोग किया गया है। अगली रचना इसमें दोहावली है। इस ग्रंथ में नीति और भक्ति से संबंधित दोहे संकलित हैं। फ्रेंड्स, इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो भी पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है, इसमें पूछा गया था मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा प्रणीत 3 ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए। मलिक मोहम्मद जैसी जो लेखक थे, इनके 3 रचनाएं जो हैं वो निम्न है। नंबर 1 पद्मावत है, नंबर 2 खरावट है, नंबर 3 आखिरी कलाम है। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाएं हैं। पद्मावत जो रचना है यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना और एक महाकाव्य है। अखरावट जो रचना है, इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को आधार बनाकर सिद्धांत निरूपित किए गए हैं। उसके बाद में इनकी जो तीसरी रचना थी फ्रेंड्स, वो आखिरी कलाम थी। इस रचना में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों और क़यामत का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, इतना अगर आप लिखेंगे तो आपका 7वां क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें पूछा गया था भारतेंदु योगीन काव्य की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु योगीन काव्य की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, ये इसमें पूछा गया था। तो इसके आंसर में लिखना है फ्रेंड्स, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीयता की भावना। सामाजिक चेतना और राष्ट्रीयता की भावना भारतेंदु योगीन काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद में ये देखेंगे सामाजिक चेतना का विकास। इनकी पहली रचना जो थी वो सामाजिक चेतना का विकास।
इस युग में साहित्य में तत्कालीन समाज की समस्या, कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई, जिससे सामाजिक सुधार की भावना को बल मिला। फ्रेंड्स, इतना अगर आप लिख देंगे तो एक पॉइंट आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है इसमें बताया गया है राष्ट्रीयता की भावना के बारे में। कवियों ने देश की दुर्दशा का चित्रण किया और लोगों में देशभक्ति व राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत की, जिसे नवजागरण का प्रभाव भी कहा जाता है। इतना फ्रेंड्स लिख देंगे तो आपका ये 8वां नंबर पूरा हो जाएगा, 8वां क्वेश्चन। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ था। इसमें पूछा था, कामायनी में मनु श्रद्धा तथा झंडा किसके प्रतीक हैं? कामायनी में मनु झंडा किसके प्रतीक हैं? ऐसे ये पूछा गया था। उसके बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर को हम लिखेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर, मनु ने श्रद्धा हृदय की ओर और झंडा बुद्धि की। मनु मन के श्रद्धा हृदय की और बड़ा बुद्धि की प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में ये पात्र मानव जीवन के मानववैज्ञानिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद में मनु है मन या मस्तिष्क के प्रतीक है। श्रद्धा श्रद्धा हृदय, संवेदना और आस्था का प्रतीक है। उसके बाद में झंडा इसमें दिया हुआ है बड़ा। झंडा बुद्धि, तर्क और ज्ञान का प्रतीक है। ये जो तीनों दिए हैं इनका ये अर्थ होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ था, इसमें कवि धूमल के बारे में पूछा था। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। कवि धूमिल का जो पूरा नाम था वो सुदामा पांडे था। उन्हें उनके काव्य संग्रह कल सुनना मुझे के लिए सन 1779 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे हिंदी के कविता आंदोलन के प्रमुख कवि माने जाते हैं और अपनी क्रांतिकारी व विरोधपूर्ण रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। फ्रेंड्स, इतना अगर आप लिख देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, खंड जो आ था, खंड आ का जो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके 10 खंड दिए हुए थे, ये पूरे हो गए हैं। उसके बाद में खंड जो आगे जो आता है वो बा है। खंड जो बा है उसमें क्वेश्चन जो दिए हुए थे वो लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए थे। फ्रेंड्स, इसमें जो निर्देश दिया हुआ था, निर्देश में कहा गया था इस खंड में कुल 7 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 2 और 3 अनिवार्य हैं जो व्याख्यात्मक हैं। विशेष सभी प्रश्नों समीक्षात्मक हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है। इस तरह इस खंड में कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। फ्रेंड्स, पहला जो दिया हुआ था इसमें कहा था क्वेश्चन नंबर 2 में अधोलिखित काव्यांशों की प्रसंग व्याख्या कीजिए। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले कैस, चल खुसरू घर आपने रैन भयूं चौदेश, चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोय, इन मारे कतार के रैन बिछोए होए। फ्रेंड्स, ये इसमें दिया हुआ था। काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। काव्यांश तो दिया हुआ था, इसकी सप्रसंग व्याख्या करना है। फ्रेंड्स, चलिए आइए इसकी व्याख्या करते हैं। फ्रेंड्स, उसमें ये फर्स्ट लाइन जो दी हुई थी, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले कैस, चल खुसरू घर आपने रैन भई चौदेश। यह दोहा जो है अमीर खुसरो द्वारा अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा गया था। इसमें खुसरो ने अपनी गहन पीड़ा और विरह भावनाओं को व्यक्त किया था।
उसके बाद में अगला काव्य की लाइन जो है इसमें कहा था, यह दोहा अमीर खुसरो द्वारा अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा गया था, जिसमें वे अपने गुरु के अंतिम दर्शन का विलाप करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स दिया हुआ था, चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोई, ईद ई हमारे कतार के रैन बिछाहे होए। फ्रेंड्स ये दिया हुआ था, इसमें कहा था, इसका अर्थ लिखना है। यह दोहा चकवा चकवी पक्षियों के माध्यम से विरह की पीड़ा को दर्शाता है। माना जाता है कि ये पक्षी रात में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फ्रेंड्स ये उसके बाद में इसका अथवा में जो दिया हुआ था फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर जो 2 ही दिया हुआ था, इसमें इनके आंसरों को लिखना था। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ था उसमें पैसेज दिया हुआ था, उसके बाद में उस पैसेज का आंसर हमने दिया। उसके बाद में अथवा में जो दिया हुआ था, अब इसके पैसेज के आंसर को हम लिखेंगे। आयो घोष बड़ो व्यापारी, खेप लाद गुरु ज्ञान योग की ब्रज में आन उतारी, फाटक दय के हाटत मांगद भोरो निपट सुधारी, धुर ही तय घाटो खायो है लिए फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे ऐसो कौन अनारी, अपनो दूध छाड़ को पीवे खारकूप को बारी, उधो जो सवार यहाँ तय बेंग गहरु जान लावे। फ्रेंड्स ये दिया हुआ था, इसमें इस पैसेज के काव्यांश का जो आंसर है वो देना है। मुँह मांगो कहो सूरज प्रभु सोए यानी दिखावे। फ्रेंड्स अब इसके आंसर को हम यहाँ देखेंगे। प्रस्तुत पाठ कवि सूरदास द्वारा रचित सागर का एक श्लोक है। विशेष रूप से भ्रमर गीत खंड से जो सगुण किसी रूप के प्रति भक्ति और निर्गुण निराकार पूजा के बीच दार्शनिक संघर्ष को उजागर करता है। फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ, यह श्लोक ब्रज की गोपियों द्वारा कृष्ण के प्रति अपने गहन प्रेम को व्यक्त करने के साथ साथ उद्धव द्वारा ज्ञान योग के अमूर्त दर्शन को लाने की आलोचना को दर्शाता है। फ्रेंड्स पॉइंट 3 है, गोपियाँ रूपक के तौर पर उद्धव को बेकार सामान बेचने वाले व्यापारियों के रूप में वर्णित करती हैं, या तर्क देते हुए कि निराकार देवता को उनका संदेश उनकी गहन व्यक्तिगत भक्ति के लिए अप्रासंगिक है। वे उद्धव को तुरंत मथुरा लौटाने की सलाह देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि वे अपनी मधुर भक्त को उनके नीरस ज्ञान के बदले में नहीं देना चाहते हैं। फ्रेंड्स ये इसका अर्थ हो गया। तो अनुवाद इसका दिया हुआ है, एक महान व्यापारी गांव में आया। दूसरा है, वह ज्ञान और योग का माल लादकर ब्रज में उतारने के लिए लाया। उसके बाद में यह दरवाज़ा मुफ्त में दे देता है और सोना मांगता है। वास्तविकता से पूरी तरह अनजान और एक मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। वह शुरू से ही सड़ा हुआ खाना खा रहा है और उसके सिर भारी रहता है। कौन इतना मूर्ख होगा जो उनकी बातों में गुमराह हो जाएगा? भला कौन अपना दूध छोड़कर कुएं को खारा पानी पिएगा? उसके बाद में अगला पॉइंट है, हे उद्धव यहाँ से तुरंत निकल जाओ और देर मत करो। अगला पॉइंट है, भगवान सूरदास कहते हैं आपको मनचाहा दाम मिल जाए, बस यही व्यापारी को अपना उत्पाद दिखा दीजिए। फ्रेंड्स इतना अगर आप लिख देंगे। उसके बाद में यह कविता की पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता मौन निमंत्रण से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति के सौंदर्य और उसके रहस्यात्मक प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। इतना आप लिखेंगे। उसके बाद में कविता का भावार्थ जो होता है प्रकृति का यौवन।
प्रकृति का यौवन कब कहते हैं जब पृथ्वी वसुधा अपने पूर्ण यौवन के भार में लदी है और वसंत मधुमास का आगमन होता है तो चारों ओर खुशियों की गूंज सुनाई देती है। फूलों का खिलना जैसे किसी वियोगी हृदय विधुर उर के कोमल भावनाएं निकलती हैं, वैसे ही कलियों और फूलों अपनी सुगंध बिखेरते हुए खिल उठते हैं। 3 नंबर, मौन संदेश। कवि को महसूस होता है कि इस सुगंध सौरभ के बहाने कोई अज्ञात शक्ति उन्हें चुपचाप संदेश भेज रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रकृति के इन सुंदर रूपों के माध्यम से उन्हें कोई मौन निमंत्रण मिल रहा है। इसमें प्रमुख मुख्य बिंदु हैं। कवि सुमित्रानंद पंत कविता मौन निमंत्रण विषय प्रकृति का रहस्यवाद और उनकी सुंदरता के माध्यम में ईश्वर या किसी अज्ञात सत्ता का बोध। फ्रेंड्स इतना लिख देंगे। उसके बाद में इस कविता में दूसरे भाग मूल गलती का भी अर्थ जानना चाहते हैं। फ्रेंड्स ये इसमें दिया हुआ था जो इस पैसेज का आंसर था। फ्रेंड अथवा में जो दिया हुआ था, मूल गलती आज बैठी है जिराब अख्तर पहनकर तख्त पर, दिल के चमकते हैं खड़े हथियार, उसके दूर तक आंखें चलकती हैं, नुकी तेज पत्थर सी खड़ी हैं, सिर झुकाया सब कतार, बेजुआ बेबस सलाम में, अनगिनत खम्भों में राबोत में दरबारे आम में। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा इसमें यह है। प्रस्तुत हिंदी पाठ मूल गलती शीर्षक वाली एक कविता है जो रूपक के तौर पर एक गलती को एक शक्तिशाली शासक के रूप में वर्णित है जो सिंहासन पर हथियारों से लैस होकर समर्पण की मांग कर रहा है। यह कविता एक मौखिक गलती का चित्रण करती है जिसे कवच पहनकर और रहस्य रूपी सिंहासन पर बैठे एक शासक के रूप में मानकीकृत किया गया है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में यह त्रुटि उपस्थित भयावह बताता है जिससे चमकते हथियार और तीखी आंखें होती हैं जो दूसरों को असहाय होकर प्रणाम करने के लिए मजबूर करते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ फ्रेंड्स। यह दृश्य खंभों और मेहराबों से भरे एक भव्य हाल में घटित होता है। फिर से इतना अगर आप लिख देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में माधव मुक्त बोध। फ्रेंड्स अगला जो पद्यांश दिया हुआ है इसमें कह रहा है, यह पद्यांश आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख स्तंभ गजानन माधव मुक्तबोध की प्रसिद्ध कविता भूल गलती से लिया गया है। इस कविता उसके काव्य संग्रह चांद का मुख टेढ़ा है में संकलित है। उसमें काव्य में दिया हुआ है काव्य संदर्भ एवं प्रसंग। इस अंश में कवि ने एक मध्ययुगीन दरबारी दरबार आम का रूपक मेटाफोर तैयार किया है। यहाँ भूल गलती को एक कुरु तानाशाह शासक के रूप में चित्रित किया गया है जो मानवीय विवेक और ईमानदारी पर हावी हो गई है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में इसका भावार्थ देखेंगे। भावार्थ जो इसका है, कवि कल्पना करता है कि मूल गलती आज हृदय के सिंहासन पर एक शक्तिशाली सुल्तान की तरह विराजमान है। उसके बाद में पद्यांश में दिया हुआ यह पद्यांश आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख स्तंभ गजानन माधव मुक्तबोध की प्रसिद्ध कविता मूल गलती से लिया गया है। यह कविता उनकी काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है।
उसके बाद फ्रेंड्स ये काव्य संदर्भ एवं प्रसंग के बारे में दिया गया है। इस अंश में कवि ने एक मध्ययुगीन दरबारी वातावरण दरबारे आम का रूपक तैयार किया है तथा मूल गलती में एक क्रूरतानाशाह शासक के रूप में चित्रित किया गया है जो मानवीय विवेक और ईमानदारी पर हावी हो गई है, यह दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स इसका भावार्थ दिया हुआ, यह कल्पित करता है कि मूल गलती आज हृदय के सिंहासन पर एक शक्तिशाली सुल्तान की तरह विराजमान है। सशस्त्र शासन व युद्ध का कवच जीरा बख्तर पहनकर बैठी है और उसके हथियार सत्ता और दमन के प्रति दूर दूर तक चमक रहे हैं। क्रूरता का प्रतीक, उसकी आंखें नुकीले और ठंडे पत्थरों की तरह चमक रही हैं जो उसकी संवेदनशीलता और कठोरता को दर्शाती हैं। उसका अगला पॉइंट है विशेषता का दृश्य। दरबारे आम में खंभों और मेहराबों के नीचे समाज के सभी वर्ग, सिपह सवार, बुद्धिजीवी, दरबारी बेबस होकर सिर झुकाए खड़े हैं। इस मूल गलती के शासन को चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं और उसे सलाम करने के लिए मजबूर हैं। मुख्य संदेश, मुक्तबोध इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब मनुष्य अपनी छोटी छोटी गलतियों और समझौतावादी प्रवृत्तियों को स्वीकार कर लेता है तो वही गलतियाँ एक शक्तिशाली हो जाती हैं कि आम आदमी और बुद्धिजीवी वर्ग भी इसके समान मूक और असहाय हो जाते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ था, इसमें पूछा है विद्यापति कवि हैं श्रृंगारी विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ भक्ति, कबीर भक्ति तो थे ही, समाज सुधारक भी थे, उदाहरण देकर विवेचना कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ था बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, सिद्ध कीजिए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ था भक्ति कबीर तो थे ही, समाज सुधारक भी थे, सो उदाहरण विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ था इसमें पूछा था बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, सिद्धि कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ था श्रद्धा सर के आधार पर प्रसादिकी काव्य भाषा का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ था, इसमें पूछा था प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ये पूछा गया था। उसके बाद में आगे क्वेश्चनों को हम देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ था इसमें पूछा था विद्यापति कवि के रूप में विवेचना बिंदुओं फ्रेंड्स पूछा था विद्यापति भक्ति कवि हैं श्रृंगारी विवेचना कीजिए पूछा था। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम लिखेंगे विद्यापति भक्ति या श्रृंगारी। विद्यापति कवि को केवल एक श्रेणी भक्ति या श्रृंगारी में बांधना उनकी बहुमुखी प्रतिभा के साथ अन्याय होगा। वे वास्तव में भक्ति और श्रृंगार दोनों के कवि थे। उनके काव्य में इन दोनों धाराओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उसके बाद में आगे लिखना था विद्यापति के रूप में कवि के रूप की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की जाती है। कवि श्रृंगार के रूप में तर्क। अनेक आलोचक विद्यापति को मूलतः एक श्रृंगारी कवि मानते हैं। पदावली का विषय उनके प्रसिद्ध रचना में राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों, उनके
सौंदर्य और विरह का अत्यंत सूक्ष्म और मांसल चित्रण है। फ्रेंड्स ये इसमें इतना लिखना है। उसके बाद में राज दरबारी वातावरण, उसके बाद में दिया हुआ है राज दरबारी वातावरण। वे राजा शिवसिंह के दरबारी कवि थे, जहाँ मनोरंजन के लिए श्रृंगार पदों की रचना करना एक सामान्य परंपरा थी। उसके बाद में भक्ति के रूप में तर्क, भक्ति के रूप में तर्क। दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग और महान भक्ति कवि के रूप में स्वीकार करता है। दूसरा पॉइंट है शैव भक्ति। विद्यापति व्यक्तिगत जीवन में भगवान शिव के अन्याय भक्त थे। उनके द्वारा रचित नचारी और महेशवाणी पद आज भी मिथिला के घरों में भावपूर्ण से गाए जाते हैं। वैष्णव प्रभाव जो है उनकी राधा कृष्ण के विषयक पदों ने चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों और बंगाल असम के वैष्णव भक्तों को गहराई से प्रभावित किया, जहां उनके आध्यात्मिक माना गया। उसके बाद में अगला पॉइंट है समर्पण की भावना। उनके पदों में अंत में अक्सर ईश्वर के प्रति गहरी आस्था और समर्पण की झलक मिलती है, जहां वे सांसारिक दुखों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। निष्कर्ष, विद्यापति के काव्य को समझाने के लिए द्विरंगी चश्मे की आवश्यकता है। जहाँ एक रसिक व्यक्ति को उनकी कविता में श्रृंगार रस दिखता है, वहीं एक भक्त को उसमें गहरी आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति रस के दर्शन होते हैं। वे आदिकाल के ऐसे सेतु हैं जो एक तरफ श्रृंगारिक परंपरा और दूसरी तरफ भक्तिकालीन धारा को जोड़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ था भक्ति, कबीर भक्ति और समाज सुधारक। कबीरदास भक्ति कालीन काव्य के एक महान संत और कवि समाज सुधारक थे। वे मूल रूप से एक भक्त थे, लेकिन उनका भक्ति मार्ग समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों के विरुद्ध एक वैचारिक क्रांति के रूप में सामने आया, जिसने एक महान समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित किया। भक्ति के रूप में कबीर निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। उन्होंने निर्गुण राम कहा। उनकी भक्ति बाह्य आडंबरों से मुक्त और हृदय शुद्धता पर आधारित थी। उसके बाद सच्ची भक्ति, उनके अनुसार ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य में हृदय निवास करता है। एक ईश्वर महान राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रखा और मानवता की एकता का संदेश दिया। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर जो है 2, समाज सुधारक के रूप में कबीर सौदागर। कबीर ने अपने समय में समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों और भेदभावों पर कड़ा प्रहार किया। उनके सुधार के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। जाति पात का विरोध, एक जो उनका पॉइंट है जातिवाद का विरोध। उन्होंने जन्म के आधार पर शास्त्रता का नकारा और कर्म की प्रधानता दी। उदाहरण, जाति पात पूछे नहीं कोई, करी को भजे सो हरि का होई। फ्रेंड्स इसका दोहा है। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ धार्मिक पाखंड और आडंबरों का प्रहार। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त दिखावे की कड़ी आलोचना की है। उसके बाद में अगला पॉइंट है मूर्ति पूजा का विरोध। पावन पूंजे हर मिले मैं पूंजूं पहाड़। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दिखावटी इबादत का विरोध। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़े मंडला भांग दे, क्या बहरा हो सुधाए सो खुदाए। उसके बाद में अगला पॉइंट है समानता और मानवता। उन्होंने सभी जीवों को एक ईश्वर का अंश मानकर सामाजिक समर्था का उपदेश दिया। उदाहरण, साईं के सब जीव हैं कीरा कुंजर धोए।
उसके बाद में अगला पॉइंट है अंधविश्वास का खंडन। समाज में व्याप्त मगहर में मरने से नरक और काशी में मरने से सुदृढ़ मिलने वाले अंधविश्वास को तोड़ने के लिए वे अपने अंतिम समय में स्वयं मगहर चले गए। उसके बाद में अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, विवेचना कीजिए। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, विवेचना। गागर में सागर भरना हिंदी साहित्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका अर्थ है कम शब्दों में बहुत अधिक गहरे और विस्तृत भाव का वर्णन करना। इस कथन रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल के लिए पूर्णतः सटीक बैठता है। उनके दोहे आकार में छोटे होते हैं, अर्थ की दृष्टि से अत्यंत व्यापक है। मुख्य बिंदु, बिहारी ने केवल एक ग्रंथ बिहारी सतसाई की रचना की है, जिसमें लगभग 713 दोहे हैं। इनकी रचना ने उन्हें हिंदी साहित्य के शिखर पर पहुंचा दिया। अर्थ गंभीर उनके दोहों के बारे में कहा जाता है। सतसैया के दोहे ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, अर्थात उनके दोहे नाविक के छोटे तीरों की तरह हैं, जो देखने में कटे होते हैं लेकिन हृदय पर गहरा प्रभाव डालते। उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने अपने दोहों में सरस और प्रभावशाली ब्रज का प्रयोग किया है, जिससे वे जटिल भावों को भी सरलता से व्यक्त कर सकें। अलंकार और निपुणता, बिहारी के काव्य में रूपक, उपमा, विरोधाभास और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों का अद्भुत मेल मिलता है, जो कम शब्दों में व्यापक अर्थ समाहित करते हैं, उन्हें उनकी कला को सिद्ध करते हैं। निष्कर्ष, इसके बाद में निष्कर्ष लिखना है। बिहारी की काव्य प्रतिभा उनकी कल्पना की समाहार, भक्ति और भाषा की समान शक्ति में निहित है। उन्होंने छोटे से दोहे गागर में भाव का अत्यंत भंडार सागर भरकर अपनी सूक्ष्म दृष्टि और काव्य कौशल का प्रमाण दिया है। उसके बाद में फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ था, प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। उसके बाद में उसका आंसर है, प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं नवीन उपमानों का उपयोग, अतिशयोक्त बौद्धिकता और सामाजिक यथार्थवादी का चित्रण। प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जो है पॉइंट है, नवीन उपमानों का उपयोग। प्रयोगवादी कवियों ने पुराने और प्रचलित उपमानों के स्थान पर दैनिक जीवन के लिए किए गए उपमानों का उपयोग किया है। दूसरा पॉइंट है, अतिशयोक्त बौद्धिकता। इस काव्य में बुद्धि के तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है, जिसमें तर्क और विचार का महत्व दिया गया है। अगला पॉइंट है, सामाजिक यथार्थवादी का चित्रण। इन कविताओं में समसामयिक जीवन की समस्याओं की और यथार्थ का चित्रण मिलता है, जिसमें शोषक वर्ग के प्रति घृणा और विद्रोह का भाव भी शामिल है। गहन व्यक्तिगता इसमें व्यक्तिगत अनुभूतियों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया जा गया है। उसके बाद में श्रद्धा सर्ग के आधार पर प्रसाद की काव्य भाषा का मूल्यांकन। उसके बाद में इसका आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रसाद की काव्य भाषा विशुद्ध साहित्य, खड़ी बोली, जिससे संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। आगे देखें फ्रेंड्स, प्रसाद जी श्रद्धा सर्ग से ऐसी काव्य की भाषा का प्रयोग करते हैं जो भावों को गहराई से व्यक्त करने में सक्षम है। उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। खड़ी बोली का साहित्यिक रूप। प्रसाद ने ब्रजभाषा से काव्य रचना शुरू की थी, लेकिन
कमायनी में उन्होंने परिष्कृत और परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दावली भाषाओं में संस्कृत का तत्सम शब्दों में प्रशुरता और गंभीरता और गरिमा आती है। नंबर 3 है लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता। भाषा में लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता प्रमुख है, जो छायावादी शैली की विशेषता है। मनु, श्रद्धा और झंडा जैसे पात्रों की प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मधुरता और नाद सौंदर्य भाषा में कोमलता, माधुर्य और प्रवाहमयता है, जिससे एक विशेष प्रकार का नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद में अलंकारों का सहज प्रयोग ये है। अलंकारों का प्रयोग सयास न होकर सहज रूप से हुआ है, जो काव्य सौंदर्य को बढ़ाता है। उसके बाद में ये खंड पूरा हो जाता है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन को करने होते हैं और 150 शब्दों में करने होते हैं। अगर 4 क्वेश्चन आप कर देते हैं तो आपके इसमें आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसमें खंड सा दिया हुआ है। खंड सा जो दिया होता है फ्रेंड, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए होते हैं। निर्देश में इस खंड में कुल 4 प्रश्न है, जिसमें केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के उत्तर को हम देंगे। अगले क्वेश्चन के उत्तर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर, आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए, क्या इसे वीरगाथा काल कहना उचित है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। उसके बाद में इस क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं। आदिकाल के नामकरण की समस्या जो है, हिंदी साहित्य के इस कालखंड 7वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य नामकरण विद्वानों के बीच एक जटिल समस्या रहा है। इस समय के लिए उपयुक्त नाम का चयन करने में मुख्य बाधा ऐतिहासिक तथ्यों की कमी और रचनाओं की संदिग्धता रही है। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तावित प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन जो पूछा था, इसमें 450 शब्दों में आंसर को देना होगा और 2 क्वेश्चन ही करने होंगे इसमें, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आगे दिया हुआ है वीरगाथा काल दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काल को कहा है। आदिकाल को डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चारण काल को जॉर्ज ग्रिशसन ने कहा है। सिद्धि सामंत काल को राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। उसके बाद में अगला जो दिया हुआ है, उसके बाद में वीरकाल जो दिया हुआ है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। क्या इसे वीरगाथा काल कहना उचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल प्रवृत्तियों और रहस्यों ग्रंथों की प्रधानता के आधार पर इसे वीरगाथा काल नाम दिया था। हालांकि आधुनिक शोध और आलोचना की दृष्टि से इस नाम की पूरी तरह उचित नहीं माना जाता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इसके जो प्रमुख कारण जो दिए हुए थे वो निम्नलिखित हैं। प्रामाणिकता की अभाव। शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाया था, उनमें से कई जैसे पृथ्वीराज रहस्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है और कुछ बाद की रचनाएं सिद्ध हुई हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ है सीमंत दृष्टिकोण। ये दिया हुआ है, यह नाम केवल वीरतापूर्ण काव्य पर केंद्रित है, जबकि इस काल में सिद्धिनाथ और जैन साहित्य जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और लौकिक साहित्य की भी प्रचुरता थी, जिसकी इस नामकरण में उपेक्षा होती है। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ है, तथ्यों की तुलना में कल्पित इस वीरगाथाओं में ऐतिहासिक तथ्यों की तुलना में अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पना का प्रयोग मिलता है, जो इतिहास सम्मत नहीं है। उसके बाद में फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ था
अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ था, छायावाद अर्थ एवं प्रमुख वृत्तियों के बारे में लिखना था। छायावाद जो है हिंदी साहित्य, छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है जो लगभग 1918 से 1970 ईस्वी के बीच विकसित हुआ। यह काव्यधारा द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक, सीधे सपाट वर्णन और उपदेशात्मक के विरोध में एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरी है। डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में स्थूल के प्रति समूह का विद्रोह ही छायावाद है। वही डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जब परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड की भी मदद हो सके। अगले पॉइंट को देखेंगे, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो दी हुई हैं। छायावाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अनुभूति और वैयक्तिकता। छायावाद कवियों के अपनी कविताओं में निजी भावनाओं, सुख दुख और काव्यगत अनुभवों को प्रधानता दी है। उसके बाद में आगे देखेंगे फ्रेंड्स, आगे पॉइंट जो दिया हुआ है, प्रकृति का मानवीकरण। इस युग में कवियों ने प्रकृति को एक सजीव सत्ता के रूप में देखा है और उसका मानवीकरण किया है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ है, इसमें सौंदर्य और प्रेम की भावना। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, लेकिन उनका सौंदर्य चित्रण सूक्ष्म और उदात्त, जिसमें आंतरिक सौंदर्य को अधिक महत्व दिया गया है। उसके बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट जो है, नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। रीतिकालीन भोग विलासिता के विपरीत छायावादी कवियों ने नारी को श्रद्धा, दया और प्रेरणा के रूप में प्रतिष्ठित किया। अगला पॉइंट है रहस्यवाद। अज्ञात और असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा और उसके साथ एकाकार होने की व्याकुल इस काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। तो में अगला पॉइंट जो दिया हुआ था, दुख और संवेदना की विवृत्ति। इस काव्य में जीवन की निराशा और करुणा की अभिव्यक्ति प्रमुखता से मिलती है। महादेवी वर्मा को वेदना की कवयित्री माना जाता है। मानवता और राष्ट्रीयता। छायावादी काव्य में न केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता के स्वर मुखरित होते हैं बल्कि विश्व कल्याण और मानवतावादी दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स। अगला पॉइंट जो दिया हुआ है, शिल्पगत नवीनता। भाषा के स्तर पर छायावाद ने खड़ी बोली को परिष्कृत और लाक्षणिक बनाया है, जिसमें प्रतीकात्मकता, नवीन अलंकार, विधान और मुक्त छंदों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। जैसे शंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत। फ्रेंड्स, इतना अगर आप लिख देंगे 450 शब्दों में तो आपका एक क्वेश्चन जो है पूरा हो जाएगा और आपको 10.5 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें तुलसीदास का काव्य समान्वय विराट चेष्टा है, सो उदाहरण समीक्षा कीजिए, ये इसमें पूछा गया है। फ्रेंड्स, इसको भी 450 शब्दों में हमको लिखना है, जो कि 450 शब्दों में लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इस क्वेश्चन के आंसर को भी लिखते हैं। आंसर में दिया हुआ, तुलसीदास के काव्य को समान्वय विराट चेष्टा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विभिन्न विरोधी तत्वों और विचारधाराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय रख सके। यह कथन निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। फ्रेंड्स, इतना लिख देंगे। उसके बाद में इसका अगला पॉइंट जो दिया हुआ है, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। तुलसीदास ने
ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच में मतभेदों को दूर किया। यह कहते हुए ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं, दोनों ही संसार के दुखों को हारते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट जो दिया हुआ है सगुण और निर्गुण का समन्वय। उन्होंने सगुण साकार ईश्वर और निर्गुण निराकार ईश्वर दोनों को एक ही ब्रह्म के रूप में माना है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट जो दिया हुआ है लोक और सशस्त्र का समन्वय। उन्होंने अपने काव्य में लोक जीवन की अनुभूतियों और शास्त्रीय परंपराओं का सुंदर मिश्रण किया है। उन्होंने उनका काव्य जनमानस के लिए सहज और ग्राह्य बन गया। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, उसके अंदर भाषाओं और शैलियों का समन्वय। उन्होंने अपनी विभिन्न रचनाओं में अवधि रामचरितमानस और ब्रज मणिपत्रिका दोहावली दोनों का प्रयोग किया है। साथ ही प्रबंध और मुक्तक जैसी काव्य शैलियों को भी अपनाया। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट दिया हुआ है जो सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय। उन्होंने राजा और प्रजा, ऊंच नीच और विभिन्न जातियों के बीच भेदों को मिटाने का प्रयास किया है। उन्होंने समाज में समरसता स्थापित हो सके। तो उसके बाद में अगला जो हेडिंग है, उसके बाद में तुलसी के काव्य में समन्वय, ये हेडिंग है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह प्रसिद्धि कथन आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य के माध्यम से समाज, धर्म और दर्शन के परस्पर विरोधी तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। उसके बाद में उनके काव्य में समन्वय के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं। उनका फर्स्ट जो पक्ष है, पॉइंट 1, सगुण और निर्गुण का समन्वय। तुलसीदास के समय सगुण साकार ईश्वर और निर्गुण निराकार उपासक के बीच में गहरा विभेद था। उन्होंने रामचरितमानस में घोषणा की कि निराकार ब्रह्म ही प्रेम के वशीभूत होकर सगुण रूप धारण करता है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ है भक्ति और ज्ञान का समन्वय। ज्ञानी भक्तों को तुच्छ समझते हैं जबकि भक्त ज्ञान को कठिन मानते। तुलसीदास ने दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया है। भक्ति है गया नहीं कुछ भेदा। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ है शैव और वैष्णव मतों का समन्वय। भगवान शिव और राम के उपासक के बीच द्वेष को दूर करने के लिए उन्होंने रामचरितमानस में शिव को राम का इष्ट और राम को शिव का आराध्य बताया। शिवद्रोही ममदास कहावे, सो नर मोहि सपने नेहु नहीं भावे। उसके बाद में आगे दिया हुआ था, अगला पॉइंट दिया हुआ था फ्रेंड्स। अगला पॉइंट जो दिया हुआ था लोक और शास्त्र का समन्वय। तुलसी ने एक वेदों और शास्त्रों की गंभीर मर्यादा को स्वीकार किया तो दूसरी ओर लोक भाषा अवधि और लोक संस्कृत को अपनाकर धर्म को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ था भाषा का समन्वय। उन्होंने अपने समय की दो प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधि रामचरितमानस और ब्रज कवितावली विनय पत्रिका का समान अधिकार के रूप में प्रयोग किया। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ है राजा और प्रजा का समन्वय। राम राज्य की परिकल्पना के माध्यम से उन्होंने शासक के कर्तव्यों और प्रजा के सुख के बीच एक आदर्श सामंजस्य प्रस्तुत किया। उसके
और तुलसीदास के काव्य में पंडित और अपंडित, गृहस्थ और वैराग्य तथा राम और कृष्ण काव्य धाराओं का भी अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। फ्रेंड्स इतना अगर आप लिख देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो खंड 7 था वो भी पूरा हो गया है। फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी, वीडियो का राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना। तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।